आज की बातचीत की शुरुआत मैं एक रोचक लेख से करना चाहूँगा जो आरएसएस के चिंतक माने जाने वाले राम माधव ने लिखा है और उन्होंने संसद के उद्घाटन के पूरे कार्यक्रम को जिसमें कि सेंगोल अ, जैसी एक छड़ी थी जिसको कि प्रधानमंत्री ने संसद में स्थापित किया, उस पूरे घटनाक्रम को महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा से जोड़ते हुए एक धर्मोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसको विचार को आगे बढ़ाया है कि अब वास्तव में हिंदुस्तान में एक धर्म का शासन स्थापित होगा जो गांधी के विचारों के भी नज़दीक होगा। तो इस पूरी जो और ऐसा लगता है कि वो एक जो आरएसएस की जो पूरी सोच है उसको उस लेख के माध्यम से रख रहे हैं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उन्होंने एक बौद्धिक कारीगरी करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने संविधान की भावना, इस संविधान में जिस तरह के राज्य की कल्पना की गई है वो, और गांधी जी इस तरह के राज्य की कल्पना करते थे, यानी कि राम राज्य, और जो पश्चिम से लोकतंत्र का जो मॉडल भारत में आयात किया गया और एक तरह से उसे फिर भारतीय रूप दिया गया वो, और हिंदू राष्ट्र, इन सबको एक समानार्थक बताया है। तो उनका लेख ये कोशिश करता है कि इन सब चीजों का अर्थ एक ही है। तो ये अपने आप में एक तरह की जहां तक विमर्श का सवाल है, एक तरह की नई बात है। व्यवहार में तो ये हो ही रहा है, व्यवहार में तो ये सब हो ही रहा है कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण किया जाता है और फिर मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है और फिर बहुत बहुत दिनों तक उस लिंचिंग के ऊपर खामोश रहा जाता है। फिर उस पर एक मुंह जबानी अफसोस व्यक्त किया, एक तरह से डांट लगा दी जाती है लिंचिंग करने वालों को। तो ये तो इस तरह से चल ही रहा है। एक सांप्रदायिक निरंतर एक सांप्रदायिक मुहिम चलती रहती है इस देश के अंदर। देश की जनता को और समाज को बेचैन बनाए रखा जाता है। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉयर है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉयर में बहुत सारे भित्ति चित्र लगे हुए हैं। मतलब एक संविधान के नाम पर एक अहाता बनाया गया है। उस अहाते में बहुत सारे भित्ति चित्र लगे हुए हैं। उस भित्ति चित्रों में एक भित्ति चित्र ऐसा है, दीवार पर बना हुआ चित्र ऐसा है जिसमें भारत की सीमाओं के अंदर अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और बर्मा, बर्मा, ये इन सबको दिखाया गया। ये सब उस सीमा में शामिल है। और उस चित्र के नीचे लिखा हुआ है कि ये ईसा पूर्व जो अशोक का मौर्य साम्राज्य था, ये उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं जिसने बौद्ध धर्म का चारों तरफ प्रसार किया था। तो इस चित्र से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके अंदर काफी बेचैनी है। जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड भारत के दौरे पर निकले तो वहां के विपक्ष ने उनसे कहा था कि भाई जरा पूछिए जाकर नरेंद्र मोदी से कि इसमें नेपाल को भारत की सीमाओं के भीतर क्यों दिखाया गया है। तो जाहिर है कि इससे बहुत बेचैनी पैदा होगी। लेकिन प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसी नक्शे को ट्वीट करके साफ तौर पर लिखा है कि हमारा इरादा बिल्कुल स्पष्ट है, ये अखंड भारत है। तो और अखंड भारत जैसी शब्द का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह की जबान पर अक्सर आप निकलते देखते रहते हैं ये शब्द। तो अखंड भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक यूटोपिया है। जैसे कम्युनिस्टों का यूटोपिया साम्यवाद है, उसी तरीके से अखंड भारत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यूटोपिया है। तो सभी लोगों को अपना यूटोपिया रखने का हक है, लेकिन जब वो यूटोपिया एक राजकीय यूटोपिया बन जाए, जब भारतीय राज्य ही उस यूटोपिया को अंगीकार कर ले और कहने लगे कि हम भी यही चाहते हैं, तब उसका मतलब कुछ और निकलता है। अब इसको आधिकारिक रूप से तो कभी कहा नहीं जाएगा, लेकिन अनधिकृत रूप से भारतीय राज्य को उस खंड भारत के यूटोपिया के साथ जोड़ने की कार्रवाई एक तरह से शुरू हो गई। अब इसके चुनावी रूप किस तरीके से लेगा, अगले 2024 के चुनाव पर इसका असर क्या होगा, ये चीजें देखने की है। इसके लिए हमें अपनी नजर साफ रखनी पड़ेगी और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को अपनी आलोचना का पात्र बनाना पड़ेगा। जी। लेकिन ये जो पिछली बातचीत में आपने कहा था कि विदेश नीति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी विफल रहे, तो यहाँ भी ये दिखता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें शायद ही कोई पड़ोसी देश है जिससे बहुत अच्छा संबंध अभी हम मान सकते हैं। नेपाल भी एक तरीके से खींचतान की स्थिति में ही है और श्रीलंका से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है। तो वो भी एक इस तरीके की जो प्रवृत्ति है उसको ये जो भित्ति चित्र बनाया गया उसको और गहराई ही देगा कि एक निश्चित रूप से देखिए, इससे जो पड़ोसी देश हैं
चीन को छोड़कर बाकी सारे पड़ोसी देश हैं वो बहुत आकार में छोटे हैं, भारत के मुकाबले बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनका एक बहुत पुराना इतिहास है। केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए जिनका इतिहास पुराना नहीं है, बाकी सारे पड़ोसी तो बहुत पुराने, उनका बहुत पुराना इतिहास है। तो ऐसे में पड़ोसियों के भीतर एक तरह की बेचैनी पैदा होना तो बहुत स्वाभाविक है। जी। उनको ये लग रहा होगा कि इस सरकार के इरादे साफ नहीं है और ये कभी भी कुछ भी करना शुरू कर सकते हैं। खास तौर से मैं तो समझता हूं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसकी स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका वगैरह से भिन्न किस्म की है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त कबायलियों ने जो हमला किया था कश्मीर के ऊपर, उसके कारण बना हुआ प्रदेश है और हर भारतवासी के मन में यह है कि कश्मीर का ये हिस्सा हम हड़प लिया गया है हमसे। किसी भी भारतवासी से आप पूछें तो सब लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक नाजायज कब्जा कर रखा है। और एक केंद्र की सरकार में एक राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मराठी में भाषण देते हुए ये कहा भी था कि नरेंद्र भाई ने प्याज की और दाल की कीमतें कम करने के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली है, बल्कि पीओके को भारत में मिलाने के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके इस भाषण को कई बार चैनलों पर दिखाया गया, मैंने कोई चैनल पे ही आज तक पे उनके इस भाषण को सुना था। मराठी में वो भाषण दे रहे थे और नीचे उसकी हिंदी और अंग्रेजी आ रही थी। उसके बाद में इस भाषण को दिखाया जाना बंद कर दिया गया और मंत्री महोदय ने दोबारा भी ये बात नहीं कही। लेकिन देखिए, ये बात तो निकल ही गई और ये अखंड भारत के रूप में ये जो बात आ रही है, तो उसमें सबसे, इस अखंड भारत की परिकल्पना में सबसे ज्यादा जो एक तरह की कमजोर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लिए सुविधाजनक कड़ी अगर कोई है तो वो पाक अधिकृत कश्मीर है। पाक अधिकृत कश्मीर के खिलाफ कोई भी फौजी कार्रवाई अगर भारत की तरफ से कभी होती है, किसी संदर्भ में, किसी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में या किसी भी रूप में होती है, तो उसके प्रति भारत के अंदर बहुत बड़ा समर्थन पैदा किया जा सकता है और तब वो समर्थन सरकार के लिए वोटों की दृष्टि से काफी लाभप्रद भी साबित हो सकता है। 2024 से पहले क्या होगा कोई नहीं कह सकता क्या होगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है और उस एंटी इनकम्बेंसी को सरकार मंद भी करना चाहती है, पलटना भी चाहती है। और सरकार देख चुकी है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर मंद ना की जाए तो कर्नाटक में क्या हालत हुई, हिमाचल प्रदेश में क्या हालत हुई, दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में क्या हालत हुई, लगभग इसी से मिलती जुलती हालत मध्य प्रदेश में भी इनकी हो सकती है।